अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम अस्सलाम। हमजा बेटा कैसे हो? जी जी कारी साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी जी कहिए बेटा, कैसे आना हुआ? कारी साहब वो ना एक मसला पूछना था कि मेरा जो बेडरूम है ना वो बहुत छोटा है। तो बेटा तो इस मसले का मुझसे क्या ताल्लुक है? नहीं कारी साहब, अब पूरी बात तो सुने ना। मसला ये है कि मेरे बेडरूम की जो सेटिंग है ना वो कुछ इस तरह से हुई हुई है कि मेरे बेड की जो टांगे हैं वो बिल्कुल किबला रुख है, और मेरा कमरा जैसे आपको बताया वो इतना छोटा है कि किसी और तरफ टांगों का रुख करना मुमकिन नहीं है। तो मैं पूछना ये चाहता था कि मजबूरी के तहत हम किबला रुख टांगे करके सो सकते हैं? कोई ज्यादा गुनाह तो नहीं होगा कारी साहब? अच्छा, तो ये मसला है। देखें हमजा बेटा, बात कुछ यूं है कि किबला रुख टांगे करने पे किबले वाला तो माफ कर देगा, लेकिन अगर आपने कहीं गलती से भी टांगे इस मुल्क के किबला की तरफ कर दी तो वो आपको माफ नहीं करेंगे, और उस मसले में मैं भी आपकी कोई खास मदद नहीं कर पाऊंगा। इस मुल्क का किबला वो कौन सा है कारी साहब? किबला तो हम तमाम मुसलमानों का एक ही नहीं है, तो फिर इस मुल्क का अलग से कौन सा किबला हो गया? अब बेटा वो भी है एक उधर ना कहीं, वो रावलपिंडी के करीब ना। मैं तो कभी नहीं गया, बस सुना ही है, और कहते हैं कि उस किबले में भी कोई अपने आप नहीं जा सकता, बल्कि वही जाता है जिसको वो बुलाते हैं। करी साहब ये कहीं आप उसी किबले की तो नहीं बात कर रहे जहाँ पे पिछले दिनों वो चंद बिन बुलाए मेहमान घुस आए थे और कुछ तोड़ फोड़ भी की थी उन्होंने? जी 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 बेटा वही है। तो देखा ना, फिर उन बिन बुलाए मेहमानों की कुर्बानी भी तो हो चुकी है ना। हालांकि वो बेचारे तो खाली उम्रा करने गए थे, लेकिन किबले वालों ने उनकी हज भी करवा दी और उनकी कुर्बानी भी कर डाली। कारी साहब आप डराने वाली बातें ना करें और मुझे बताएं कि मेरे लिए अब क्या हुक्म है। देखिए हमजा बेटा, अगर तो आपका घर उस रावलपिंडी वाले किबले से मशरिक में है तो फिर आप मगरब की तरफ टांगे नहीं कर सकते, क्योंकि मुसलमानों के किबले के साथ साथ आपकी टांगे पाकिस्तानियों के किबले की तरफ भी हो रही होंगी, और इस दोहरे जुर्म में आपको सजा भी हो सकती है। इसलिए मेरा मशवरा यही है कि चाहे बेड पे सोएं या ज़मीन पे सोएं, या अगर आपको अपने कमरे में कोई खड्डा खोद के उसमें सीधा खड़ा होके भी सोना पड़े तो भी सो जाएं, लेकिन अपनी टांगे उस किबले की तरफ कभी मत करें, वरना कुर्बानी कर दिए जाओगे। कारी साहब आप ये कौन सा दीन सिखा रहे हैं मुझे? बेटा आजकल वही दीन है और वही कानून है जो वहां से जारी होता है। अच्छा दूसरा कारी साहब ये पूछना था कि अभी जैसे आपको पता है बड़ी ईद आ रही है, और पहले तो हर बार हम जो है ना अपने जानवर की खाल जो है वो करीबी मुदरिसे को दिया करते थे, लेकिन अगर कोई मुदरिसे से भी ज्यादा मौजूद जगह हो तो आप काइंडली वो बता दें ताकि हमें भी जरा ज्यादा सवाब मिल जाए। है मौजूद जगह है, एक इदारा है GHK या कुछ इस तरह का नाम है उसका, और वो इदारा पाकिस्तान में आने वाली हर मुसीबत जो है उसमें पाकिस्तानियों की मदद करता है। वो चाहे सैलाब हो, जलजला हो, पोलियो के कतरे पिलाने हो, मर्दमशुमारी करनी हो, या फिर इलेक्शन करवाना हो, सब काम वही करते हैं। तो इसलिए आपकी खालों का सबसे ज्यादा मुस्तहिक वही इदारा है। कारी साहब हमारी खालों का या हमारे जानवरों की खालों का? नहीं हमजा बेटा, मेरा मतलब था आपके जानवरों की खालों का। अच्छा कारी साहब, जैसे आपने बताया कि हमारी हर मुसीबत में वही एक इदारा मौजूद होता है हमारी मदद के लिए, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे वो एक बंदा ना अपने वफादार चौकीदार को कहता है कि देख शरफू, जब मेरे वालिद को हस्पताल मुंतकिल करना था और ख़राब एम्बुलेंस की वजह से वो रास्ते में ही फौत हो गए थे, तो उस वक़्त भी तुम मेरे साथ थे। फिर कुछ ही अरसे बाद जब मेरे चाचा को रावलपिंडी में गोली मार दी गई तो उस वक्त भी तुम मेरे साथ ही थे। फिर जब हमारे घरेलू हालात थोड़े गड़बड़ थे तो तुमने मेरे पूरे घर को अपने कब्जे में ले लिया ताकि कहीं कोई दूसरा आके उस पर कब्जा ना कर लेना, और फिर तुमने उसी चक्कर में 11 साल तक मेरे घर को अपने पास रखा, तब भी तू ही पास था। फिर जब तुम्हें लगा कि मेरे घर का दूसरा हिस्सा जो थोड़ा दूर है उसकी रखवाली जरा मुश्किल है, तो तुमने मेरी वो मुश्किल भी दूर कर दी और घर का वो हिस्सा अलहदा ही कर दिया। फिर जब तुम्हें दोबारा लगा कि मेरे घरेलू हालात कुछ ठीक नहीं है, तो एक बार फिर तुमने मेरे पूरे घर को 10 साल के लिए अपनी तहवील में ले लिया।
ताकि कोई बाहर का दुश्मन कब्जा ना कर ले। और जब मेरे एक चचा ने थोड़ी बहुत मज़ाहमत की तो तुमने इस घर की हिफाजत के लिए उसको भी। एक बार फिर जब मेरे घरेलू हालात कुछ गड़बड़ हुए तो इस बार तुमने 9 साल के लिए मेरे घर को अपनी तहवील में ले लिया। और फिर जब एक अटैक हुआ जिसमें वो मेरे 150 बच्चे मारे गए थे, तब भी तुम मेरे साथ थे। तो शरफू, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ही मेरे लिए मनहूस हो? तो कारी साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे लिए भी वो इदारा। हमजा बेटा, वो खालें लेते भी हैं और खालें खींचते भी हैं। कारी साहब, मेरी खाल क्यों खींचेंगे? मैंने क्या किया है? पहले जिनकी खींची हैं उन्होंने कुछ किया था क्या? कारी साहब, मैं आपके पास दीन का मसला पूछने आया था। आप बिला वजह हर काम में उनको घुसा रहे हैं। मैं नहीं बेटा, मैं नहीं घुसा रहा, बल्कि वो खुद बिला वजह हर काम में घुसे हुए हैं। नहीं कारी साहब, चलें सियासत की हद तक तो ठीक है, बल्कि अब तो उन्होंने ये भी कह दिया था कि इससे भी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। जी हमजा बेटा, कहा उन्होंने ही था, लेकिन ताल्लुक खत्म और कर रहे हैं। और वैसे भी बेटा, जब ड्राइवर खुद कह दे कि मेरा इस गाड़ी से कोई ताल्लुक नहीं, तो फिर सारी जिम्मेदारी खुद ब खुद कंडक्टर पे आन पड़ती है ना। और उस सूरत में अगर कंडक्टर गाड़ी को कहीं इधर उधर ठोक वोक भी दे तो उससे कोई गिला तो नहीं बनता है ना। तो अब जब ड्राइवर खुद कह रहे हैं कि हमारा इस सियासी गाड़ी से कोई ताल्लुक नहीं, तो इस सूरत में अगर वो अपना ताल्लुक बना भी लेते हैं तो हमजा बेटा, आपको गिला तो नहीं होना चाहिए ना। किसी न किसी ने तो बिल आखिर गाड़ी चलानी ही है ना। लेकिन चले, मान लिया सियासी गाड़ी की हद तक आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन मजहब में तो आप बिला वजह ही उनको घुसा रहे हैं ना। तो बेटा, आपको क्या लगता है कि वो जो हाफिज बने थे वो क्या मोहल्लों में ख़त्म पढ़ने के लिए बने थे? नहीं बेटा नहीं, अब मजहबी मामलात को भी वही देखेंगे। अच्छा कारी साहब, अगर मजहबी मामलात को भी वही देखेंगे तो फिर उलमा हजरात क्या करेंगे? फ्रीलांसिंग। नहीं कारी साहब, अब ये तो आप मजाक कर रहे हैं। शुरू किसने किया था बेटा? उलमा पहले क्या करते थे जो अब वो नहीं करेंगे? अगर हमारे उलमा कुछ करते होते तो हमारा किबला तब्दील होने देते भला? और हमजा बेटा, मुझे लगता है कि एक लिहाज से तो अच्छा ही है कि मजहबी मामलात भी वही देखेंगे, और इसी बहाने शायद हमारे इमाम मस्जिदों के हालात भी कुछ बेहतर हो जाएं, हमारी भी पेंशनें लग जाएं, या हमारा इलाज भी उन बड़े अस्पतालों में होने लग जाए जिनमें उनका होता है, या फिर हमें भी कोई एक आध प्लाट मिल जाए। मुझे नहीं लगता कारी साहब कि ऐसा कुछ होगा। आप लोगों के ये जो ख्वाब है ना, ये ख्वाब ही रह जाएंगे, क्योंकि जहाँ पे ईद की नमाज में वो अपने छोटों के बराबर में खड़ा होना पसंद नहीं करते, तो आप तो उनमें से हो ही नहीं। आप लोगों को कैसे वो अपने बराबर में बिठाएंगे या अपने वाली फैसिलिटीज मुहैया करेंगे? हमजा बेटा, मजहब में बड़ी ताकत होती है। फिर कारी साहब, आपको शायद ये नहीं पता कि वर्दी में कितनी ताकत होती है। तो बेटा, इसीलिए तो हमारे मौलाना साहब ने भी अपना बावर्दी लश्कर तैयार कर लिया है। उनके पास तो मजहब की ताकत भी है और वर्दी की भी। अब क्या कहते हैं आप? कारी साहब, ऐसे तो हरमैन शरीफैन के जो खुद्दाम हैं वो बावर्दी भी होते हैं और मजहब के भी बहुत करीब, हमसे कहीं ज्यादा। तो अब क्या सऊदीया की हुकूमत उनके हवाले कर दी जाए? उनके शुरते बहुत तगड़े हैं। फिर कारी साहब, शायद आपको पंजाब पुलिस के अभी हाथ नहीं लगे। खैर छोड़ें कारी साहब, मैं आपसे क्या पूछने आया था और आपने बात को कहां से कहां पहुंचा दिया। अब बताएं, टांगों का क्या करना है? उठानी है। कारी साहब, ये क्या बेहूदगी है? अपनी टांगे उठानी है, आपने भी और आपके लीडर ने भी। जो आप लोग इधर उधर हर मामलात में अड़ा रहे हो ना, वो उठानी है और उनको अपनी रेंज में रखना है। तो उनका क्या, जो हमारे हर मामले में टांग ही नहीं साथ डंडा भी अड़ाते हैं? हमजा बेटा, उनके पास डंडा है, वो अड़ा सकते हैं। तुम्हारे पास क्या है? 2 टांगे, उनमें से भी एक में गोलियां लगी हुई हैं। अपनी बचाओ इससे पहले कि उनमें भी लगें, और अब निकलो यहां से। अच्छा कारी साहब, मैं चलता हूं। बड़ा आया था मसले पूछने वाला।